नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस भर्ती में जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है वो देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको उससे संबंधित जो किताबें हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, देखो यहाँ पर 3 किताबें दे रखी हैं। पहली जो किताब है हमारी, वो हमारी दिल्ली पुलिस की जो बुक है वो है, ये हमारा नया जो पैटर्न आया है उस पैटर्न पे पूरी बुक बनी हुई है। इसके अंदर आपको पूरा जो दिल्ली पुलिस का जितना पूरा सिलेबस है वो पूरा कवर्ड है इसके अंदर। साथ में इसमें 2020 का जो पेपर है वो भी इसके अंदर दे रखा है। तो इसके अंदर आपको पूरा डिटेल जो आपका सिलेबस है वो पता चल जाएगा और नए पैटर्न के साथ। सेकंड बुक है हमारी दिल्ली पुलिस की जो सॉल्व पेपर्स हैं उसकी, जिसके अंदर आपको 24 पेपर्स सॉल्व मिल जाएंगे सारे सेट के साथ 2007 से लेकर 2020 तक के। थर्ड है हमारी गणित की मैथ का शॉर्ट बुक। पहले भी जैसे मैं बता चुका हूँ, इस बुक का फायदा क्या है कि इसके अंदर आपको जो पूरा मैथ का सिलेबस है वो तो है ही है जो आपके काम का है, साथ में आपको जो मैथमेटिक्स के जो आपके जो सिलेबस है उनके लिए जो ट्रिक्स होती हैं, वो जो ट्रिक्स हैं आपकी वो इसके अंदर दे रखी हैं, जो कि आपको एक्चुअली एग्जाम के लिए हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी मदद करेंगी। क्योंकि इन दी एंड हमें एग्जाम में जाकर क्वेश्चन सॉल्व करना है और जितना कम से कम टाइम ले सके, तो अगर वो आपको ट्रिक्स पता हो, आपको वो शॉर्टकट्स पता हो, उसके लिए बुक काफ़ी मददगार होगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ की तीनों बुक जरूर लें दिल्ली पुलिस के लिए। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। 2 हिस्सों में इसको कवर करेंगे। पहला पार्ट है हमारा 2D प्लेन्स का, या सेकंड पार्ट हमारा जो आगे हम पढ़ेंगे वो है 3D सॉलिड्स जो पार्ट होता है। जब 2D प्लेन्स की बात करते हैं तो हम 2 चीज़ों की बात करते हैं इसके अंदर। पहला होता है पैरामीटर, परिधि। दूसरी बात करते हैं हम एरिया की, क्षेत्रफल की। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें 2-3 चीज़ों का बारे में पता होना चाहिए। वो है, पहला तो हमें ना 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स याद हों, और 1 से लेकर कम से कम 20 तक के आपको क्यूब याद हो। जरूरी ये इसलिए है इस चैप्टर के हिसाब से, क्योंकि जब हम बात करेंगे जैसे एरिया की बात करेंगे या क्यूब की बात करेंगे या घन या आयत जब निकालना होगा, तो जब वो वैल्यूज आती हैं वो हमेशा जैसे स्क्वायर्स में आई या क्यूब में आती हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि असल में किसका क्यूब क्या है और किसका स्क्वायर क्या है। क्योंकि इन दी एंड हमें जो अगर हमें याद होगा तो वो आसान हो जाएगा हमें वो वैल्यू निकालना। ओके, तो आसान रहेगा मैं उस चीज के लिए हिसाब से। अब रही बात इसके अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है, पहला आ जाएगा हमारा ट्रायंगल, हमारा क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, फिर आ जाएगा हमारा रोम्बस, फिर आ जाएगा हमारा रेक्टेंगल, और आ जाएगा हमारा स्क्वायर, और फाइनली हमारा सर्कल। क्लियर? एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो आपको कभी किसी ने बताई नहीं होगी इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है। देखिए, 4 साइडेड एक जब पॉलीगन होता है, अगर हम पॉलीगन की बात करते हैं, 2 तरह के पॉलीगन होते हैं। एक होता है रेगुलर पॉलीगन जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो और आंतरिक कोण जो हो, इंटरनल एंगल हो, वो भी बराबर हो, उसको कहते हैं हम पॉलीगन। और पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम हमको 3 भुजाएं चाहिए। जैसे हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु, उसमें क्या होता है, तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों का जो आंतरिक कोण होता है वो होता है 60 डिग्री। तो जो पॉलीगन, जो सबसे छोटा पॉलीगन वो बना, वो हमारा हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है स्क्वायर, वो भी हमारा रेगुलर वो हो जाएगा, पॉलीगन हो जाता है, 90 डिग्री हमारा एंगल होता है और चारों साइड बराबर होती हैं। उसके बाद अगर हम जब बात करते हैं, ये हो जाता है रेगुलर पॉलीगन में। उसके बाद आप बात करते हैं इरेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं, जो तो उसमें क्या होता है कि आपके जो आंतरिक कोण है वो अलग होता है, आपकी भुजाएं अलग होती हैं। अब जब उनकी बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो स्टार्ट 3 से ही होगा कि
पॉलीगन चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर पॉलीगन हो, उसको बनाने के लिए कम से कम हमको 3 भुजाएं चाहिए। उसके बाद हम बढ़ाते जाओगे, 3 है तो ट्राइंगल हो गया, 4 है तो स्क्वायर या रेक्टेंगल या कुछ भी जो भुजाएं होंगी, 5 पेंटागन हो गया, 6 हेक्सागन हो गया। तो ऐसा बढ़ते जाओगे वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अब आप बात करते हैं जो इरेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं, इरेगुलर पॉलीगन बहुभुजा। अब इसमें स्टार्टिंग में बात करते हैं, पहले बात करते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की, चतुर्भुज। 4 रेखाओं से बना हुआ कोई जो आकार है उसको कहते हैं हम चतुर्भुज। इसमें ना एंगल पे कोई कंस्ट्रेंट है कि क्या एंगल होना चाहिए, ना ही उस पे कंस्ट्रेंट है कि क्या इसकी लंबाई होनी चाहिए या क्या पैरेलल होना चाहिए, कुछ भी नहीं। बस 4 रेखाओं से बना हुआ हो तो उसको हम कह देते हैं क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। उसके बाद जब हम बात करते हैं, अगर मैं क्या करूं, मैं क्या करता हूं, इसमें से जो 2 भुजाएं हैं तो कोई भी एक पेयर है, तो ये हो या ये हो, उसको मैं बराबर पैरेलल कर दूं। अगर मैं उसको पैरेलल कर दूं, ये मेरी पैरेलल हो गई, इन पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो मेरा ये बन जाता है ट्रेपेजियम। सही है। अगर मैं क्या करता हूं, अब ये 2 हैं, अब मैं इनको भी पैरेलल कर देता हूं, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। अब ये पैरेलल थी, अब ये दोनों और ये दोनों पैरेलल है, तो ये मेरा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अगर मैं क्या करता हूं, चारों भुजाएं बराबर कर दूं, तो ये मेरा बन जाएगा रोम्बस। ये मेरा क्या था, पैरेललोग्राम। ये मेरा क्या बन गया, रोम्बस। अगर मेरा पैरेललोग्राम के अंदर मैं कोई भी एक कोण 90 कर दूं, इसका कोण 90 कर दूं, तो मेरा ये बन जाएगा मेरा रेक्टेंगल, आयत। क्लियर है। तो अगर मैंने एक कोण 90 कर दिया तो मेरा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल हो या रोम्बस हो, रोम्बस की अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, पर अगर मैं उसके एंगल भी 90 कर दूं, 90 डिग्री कर दूं, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, वर्ग, स्क्वायर। और ऐसे ही रेक्टेंगल का जो एक केस है कि इसमें चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, तो भी वो क्या बनेगा, मेरा स्क्वायर। तो अगर ये बात बोली जाए कि मेरा स्क्वायर क्या है, तो मेरा स्क्वायर एक रोम्बस भी है, मेरा स्क्वायर एक रोम्बस भी है, मेरा स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है, मेरा स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी है, और मेरा स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पैरेललोग्राम क्या है या रेक्टेंगल एक तरह से क्या है, तो आप इनसे पता लगा सकते हो कि कैसे कैसे चीज़ें फ्लो कर रही हैं। क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट हम कैसे कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल से ट्रेपेजियम पे गए, ट्रेपेजियम से हम गए पैरेललोग्राम पे, पैरेललोग्राम से हम 2 इसमें बटा कि अगर बराबर भुजाएं हो जाए तो रोम्बस, और अगर एक कोण 90 कर दिया जाए तो रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एक केस बन जाता है हमारा स्क्वायर। और वैसे ही रोम्बस का एक केस अगर उसकी 90 डिग्री एंगल हो तो वो बन जाता है हमारा स्क्वायर। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना। पहला है त्रिभुज या ट्रायंगल। 3 सरल रेखाओं का, 3 मिनिमम 3 होनी चाहिए, 3 सरल रेखाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 सरल, और उनका जो अंतरिम कोण होता है मिलके जो बनेगा, ये A है, ये B है और ये C है। तो मेरा जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये मिलके बिना बनाएगा 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 3 तरह के ट्रायंगल होता है। अगर मेरी भुजाएं जो तीनों अलग अलग हों तो उसको कहते हैं, जैसे अब यहाँ बात करते हैं समबाहु। समबाहु में क्या होता है, तीनों भुजाएं अगर मेरी बराबर हो जाएं
तीनों अगर भुजाएं मेरी बराबर हो जाए तो मेरा होता है समबाहु, या कहते हैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल। चीज़ों का ये पता होना कि जैसे मैं कई बार पढ़ा रहा हूँ, उसमें लोगों के कमेंट्स ये आते हैं कि सर आप हिंदी में पढ़ाएं, सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं, आप हिंदी में पढ़ाएं। देखिए हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर चीज़ें होती क्या है, जैसे कुछ कुछ जो टर्म्स होती हैं हमको वो पता होना चाहिए कि हिंदी में क्या कहते हैं या इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्योंकि अगर आपको अभी राइट नाउ सुविधा है कि अरे आपको पेपर वो दोनों में मिल रहा है कि हिंदी में भी आ रहा है इंग्लिश में भी आ रहा है, पर अगर आपको सुविधा है तो ठीक है, अगर नहीं सुविधा है तो आपको कम से कम टर्म्स पता हो कि इसका मतलब क्या है। आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे लैंग्वेज से कि वो पूछ क्या रहा है, पर आपको एक्चुअली कुछ पता हो, जैसे समबाहु का मतलब क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये चीज पता हो। बाकी चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में पता हो, पर कम से कम इनके बारे में पता हो कि समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हमारा ट्रायंगल हो गया, तो टर्म्स कम से कम आपको पता हो। तो समबाहु हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और इसमें साथ में क्या होता है, तीनों जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तीनों जो कोण होंगे वो भी मेरे बराबर होते हैं, और वो बराबर होंगे मेरे 60 डिग्री के। तो दो चीज ध्यान रखने की है, एक तो समबाहु में क्या होता है, तीनों जो मेरी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, दूसरा हमारा जो तीनों कोण होते हैं वो भी 60 डिग्री के होते हैं। फिर उसके बाद आता है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसका वो है a²√3/4। a² क्या है, हमारी भुजा है, √3/4, जिसमें देखिए बेस हमारे देखिए तीनों हमारी बराबर है भुजाएं, ये हमारा कोण 60 डिग्री का हो गया, और तीनों भुजाएं। तो इसका जो एरिया निकालेंगे वो हमारा हो गया क्षेत्रफल a²√3/4। बाकी फिर और इसका जो पैरामीटर होता है, दो चीज हमें ध्यान रखनी है, बाकी जो चीजें हैं कि ऊंचाई क्या होती है या त्रिज्या कितनी होती है, बाह्य त्रिज्या कितनी होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमें दो चीजें, क्षेत्रफल और परिमाप। जो पैरामीटर होता है, परिमाप मतलब हो गया पैरामीटर। तो पैरामीटर होता है 3a, मतलब तीनों का। क्या हमने स्टार्ट किया तो a, 2a और 3a, पैरामीटर की पूरा वो एरिया कितना कवर कर रहा है। एरिया और पैरामीटर का फर्क क्या होता है, एरिया होता है कि पूरा क्षेत्र उसने कितना कवर किया है, पैरामीटर होता है कि वो अगर उस रेखा पे चलना स्टार्ट करे, उस जो भी आकृति बनी हुई है उस पर चलना स्टार्ट करे तो कितना कवर करेगा। तो देखिए वहां से स्टार्ट करेगा तो a, 2a, 3a, तो हमारा परिमाप क्या हो जाएगा 3a। ऊंचाई निकालेंगे, कैसे ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिए 60 डिग्री हमें पता है, ये a है तो ये क्या होगा a/2 हो जाएगा, ये a है तो हमारी a निकल जाएगी, वो हमारा जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से, तो उससे हमारा निकल जाएगा ऊंचाई कितनी देगी a√3/2। फिर समबाहु के अर्धभाग भुजाएं दे रखी है और बाह्य भुजाएं दे रखी है। क्लियर है। अगला है विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों असमान होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलियन ट्रायंगल। विषमबाहु जिसमें तीनों भुजाएं असमान होती हैं, तीनों भुजाएं असमान होती हैं। परिमाप कितना हो जाएगा कि a, b और c हमारा पैरामीटर हो गया। दूसरा हमारा जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो निकालते हैं हम अपना हीरोन फार्मूला से, हीरोन फार्मूला से हम इसमें निकालते हैं। ये जो फॉर्मूला है हीरोन फार्मूला, ये आपका हर जगह का आएगा, चाहे वो विषमबाहु का हो, चाहे समबाहु हो या समद्विबाहु हो, वो तीनों के लिए काम आएगा। क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है कि मतलब स्टार्ट आप किससे करें, क्योंकि विषमबाहु का जो एक केस है कि अगर तीनों भुजाएं हैं अगर उसमें बराबर हो गई तो है, तो अगर मैं बराबर होगी तो ए हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें, हमेशा इसको याद रखें कि क्षेत्रफल हमारा क्या होता है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी ओवर रूट, और हमारा पैरामीटर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी। अगर मेरा तीनों अगर बराबर हो जाता तो क्या होता, a तो हो गया 3 हो जाता। और अर्ध, ये जो है अर्ध परिमाप है s a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जो ये हमारा s है वही हमारा अर्ध परिमाप है। ये जो s है हमारा वह हमारा है अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो जब हीरोन फॉर्मूला करेंगे तो पहले हम निकालेंगे s आएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और उससे हम निकालेंगे क्षेत्रफल जो हमारा है s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। क्लियर है।
तीनों भुजाएं असमान होती है तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। अगला है हमारा समकोण त्रिभुज। अगर मेरा एक त्रिभुज है उसके अंदर एक एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाए तो वो मेरा समकोण त्रिभुज होता है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता है। लंब जो मेरे हो जाता है, लंब हो गया, आधार हो गया, ये हो गया बेस, कर्ण माने हाइपोटेन्यूस, और ये मेरा हो गया लेंथ या एल्टीट्यूड। तो मेरा जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसका एरिया कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल होता है मेरा 1/2 आधार इंटू लंब, हाफ बेस इंटू हाइट। और जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कर्ण निकालने के लिए, ये जो कर्ण है वो निकालने के लिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। क्लियर है। परिमाप फिर वही है, परिमाप कैसे निकालेंगे इसका भी, परिमाप क्या हो जाएगा, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। क्लियर है। अगला है हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज में मैंने जो बताया था कि इससे चार कोणों का योग हमारा 360 डिग्री हो और चार भुजाएं हों, चार भुजाएं हों और चारों का कोण हमारा होना चाहिए 360 डिग्री, वो हमारा क्या कहलाता है, चतुर्भुज। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 विकर्ण, विकर्ण माने क्या होता है, डायगोनल, और विकर्णों पे डाले गए लंब, जो हमारे विकर्णों पे डाले गए हैं वो लंब है। जैसे हमारा ये डायगोनल है डी, तो उस पे जो वो डाले गए हैं हमारे विकर्णों पे लंब डाले गए हैं, जैसे अगर हम इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी, तो अगर इस फॉर्मूले को मैं क्लियर लिखूं तो क्या कह सकता हूं कि 1/2 मेरा विकर्ण क्या हो गया, ए सी, डी जो है ए सी हो गया, गुणा विकर्णों पे डाले गए लंबों का योग, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर, डी, ये मेरा जो डी आर, और ये क्या हो गया, जैसे मैं इसका पॉइंट, हाँ ये क्यू है और ये आर, ये क्यू और पी, मतलब इसकी लेंथ दे रखी क्यू, इसकी लेंथ दे रखी पी, तो मेरा क्या जाएगा क्यू प्लस पी, और मेरा ए सी बराबर किसके बराबर है, मेरा ए सी बराबर है आर के। क्लियर है। तो मेरा जो जो क्षेत्रफल निकालूंगा मैं इसका चतुर्भुज का, वो क्या है, 1/2 मेरा विकर्ण और उस विकर्ण पे गिराए गए लंब का। अगर मेरा विकर्ण मैंने ये निकाला होता तो उस पे जो लंब गिरा जाते तो उसका था। अभी हमने किस पे निकाला है, एक विकर्ण है और उस पे दोनों विकर्णों पे गिराए गए लंब। क्लियर है। अब यही चतुर्भुज का अगर केस ऐसा हो, समांतर चतुर्भुज हो, विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, जो मैंने बात बताई थी कि अगर मैं इसको, अगर चतुर्भुज है उसकी मैं एक बराबर हूँ, समांतर हूँ, और विपरीत भुजाएं बराबर हों और समांतर हों, तो उसको क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। क्लियर है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल है आधार गुणा ऊंचाई, आधार मेरा क्या हो गया ए और ऊंचाई क्या होगी h, तो मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा a इंटू एच क्षेत्रफल का। क्लियर है। अगला है सम चतुर्भुज। चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे के 90 डिग्री पे काटते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम, सम चतुर्भुज। अभी हमने क्या पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज। अगर समांतर चतुर्भुज में क्या हो, अगर मेरी ये जो लंबाई, ये जो भुजाएं हैं ये भी मेरी बराबर हो जाए, चारों भुजाएं बराबर हो जाए, तो मेरा ये क्या बनेगा, सम चतुर्भुज। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था हमको, बस एक ही कंडीशन उसमें लगाते जाओगे चीजें चेंज होती जाएंगी। तो मेरा जो रोम्बस होता है उसमें क्या होता है कि चारों जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, समांतर होती हैं और एक दूसरे के विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो इसमें भी क्या है, विपरीत है और समांतर है, और साथ में क्या हो गया, चारों भुजाएं बराबर हो गई इसमें। क्लियर है। और अब जो दूसरी वो बात कर रहा है वो है कि एक दूसरे के कोण को वो 90 डिग्री पे काटता है। तो जो अगर विकर्ण जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। क्लियर है।
तो मेरा विकर्ण क्या हो गया, D1 और D2 वो एक दूसरे पे कितने काट रहा है, 90 डिग्री पे। क्लियर है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वही 1/2 D1 D2 विकर्णों का गुणनफल जो होता है हमारा, कि जो हमारा डायगोनल्स है D1 और D2। अगर देखो हम इसको मैं एक चीज से तोड़ूं, ये जो D1 है तो वो हमने जो फॉर्मूला क्या पढ़ा था उसका, हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि 1/2 विकर्ण और विकर्ण में डाले गए लंब। देखो अब यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है, 1/2 विकर्ण, D1 हमारा एक विकर्ण हो गया। अब ये जो D2 है वो क्या कर रहा था कि योग था विकर्णों पे डाले गए, एक विकर्ण पे डाले गए 2 लंब का। अगर D1 पे ये D1 है उस पे मेरे अगर लंब गिराऊं, ये एक लंब गिरा और एक ये लंब गिरा, तो जैसे मैं अगर मान लेता हूं इसको कह देता हूँ कि x कह देता हूँ और इसको y कह देता हूँ, तो मेरा ये क्या लिखा है 1/2 D1 और उस पे गिराए गए लंब x प्लस y। क्लियर है। अब मेरा x प्लस वाई असल में लिखा क्या है, वो मिला के क्या D2 है, तो ये क्या हो गया मेरा D1 गुणा D2। तो चीजें पता चली कि असल में जो चीजें बेसिक फॉर्मूला एक दी है बस उसको आगे चीज हमने और सिंप्लीफाई करते चले गए। तो जो D1 D2 कैसे आया हमारा, वो जो फॉर्मूला था पुराना वाला उससे आया, क्योंकि असल में D2 क्या है, ये और ये लंब जो गिराए गए एक विकर्ण पे वही है। तो क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा 1/2 D1 D2 जो दोनों विकर्ण है उनका गुणनफल। और जो भुजाएं निकालते हैं वो कैसे दे रखे हैं, अगर हमें विकर्ण दे रखे हो तो भुजाएं कैसे निकालेंगे, भुजाएं निकालने के लिए फॉर्मूला है D1 बाई D2 D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। ये जो पूरा चैप्टर है जो मेंसुरेशन क्षेत्रफल वाला, ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगता है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इसमें आपको देखो कहीं भी देखोगे इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा है, वो या तो क्षेत्रफल पूछेगा या परिमाप पूछेगा, एंगल पूछेगा, विकर्ण पूछेगा, और उन सब के लिए हमको फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए। और फॉर्मूला पता नहीं, देखो मैं क्यों कह रहा था कि आपको स्क्वायर्स या क्यूब रूट्स आपको याद होनी चाहिए। देखो यहाँ को मान लो कोई भी वैल्यू दे रखी होगी तो आपको उसका स्क्वायर पता होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर पता होना चाहिए, फिर दोनों जब जोड़ेंगे तो उनका स्क्वायर जो वैल्यू आएगी, जो संख्या आएगी, फिर उसका रूट पता होना चाहिए। तो आपको वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 1 से लेकर 30, मैं वापस कह रहा हूँ 1 से लेकर 30 आपको सारे स्क्वायर्स याद करो, और 1 से लेकर 20 तक यहाँ पे क्यूब्स याद करो। क्लियर है। अगला देखते हैं, अगला है समलंब चतुर्भुज। विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, ट्रेपेजियम जिसे कहते हैं हम। समलंब को क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। जो अंग्रेजी के शब्द है उनसे भागी मत कि आपको, क्योंकि ये देखने को मिलेंगे और आपको पता हो जितना बेटर है, ये चीजें आपको पता होंगी उतनी आसान हो गया आपको चीजों को याद करना, चीजों को समझना। क्लियर है। तो अंग्रेजी से भागे नहीं। मैं भी खुद अभी जो पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ उसमें भी मैं भी, क्योंकि खुद अंग्रेजी मीडियम से हूँ, मैंने भी हिंदी सीखना स्टार्ट किया है, तो मैं भी वैसे भाग नहीं रहा हूँ। तो आपको बेटर है कि आप चीज़ों का मतलब आपको पता हो। तो ट्रेपेजियम क्या कहता है कि विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा, सिर्फ एक जोड़ा मेरा समांतर हो। जो मेरा पैरेललोग्राम होता है उसमें क्या होता है, मेरे दोनों जो जोड़े होते हैं वो समांतर होता है, ये भी समांतर है और ये भी समांतर होता है। पर इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही जोड़ा मेरा समांतर कहलाता है। तो ये मेरा है, तो ये जो दोनों मेरे समांतर है, बाकी इन पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल निकालता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी, समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी, और ऊंचाई जो उन दोनों के बीच की दूरी है। क्लियर है। तो 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ये मेरा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाएं आप जोड़ते चले जाओगे। क्लियर है। ट्रेपेजियम हो गया। अगला है हमारा पॉलीगन, जो हम बात कर रहे थे, बहुभुज या पॉलीगन। दो तरह के होता है, रेगुलर और इर्रेगुलर। क्लियर है। बहुभुज तीन, जो मैंने बताया तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं द्वारा घिरी गई आकृति को क्या कहता है, बहुभुज। मिनिमम आप 2 से बना नहीं सकते, तो हमको मिनिमम 3 चाहिए। 3 से ऊपर जो बनेगा वो हमारा 3 या उससे अधिक रेखाओं से बना आकृति को कहते हैं बहुभुज।
हमारा जो सर्किल होता है वो हमारा पॉलीगन नहीं होता है, ये ध्यान रखें, सर्किल हमारा पॉलीगन नहीं होता है। ओके, जो मैंने बताया पहला होता है नियमित या समबाहु रेगुलर का क्षेत्रफल कैसे निकालता है, NA²/4 cot π/n, जहाँ पे n मेरी क्या है, भुजाओं की संख्या है, और a मेरी भुजा की लंबाई है, और तथा पाई जो दे रखा है मेरा, ये मेरा इसको 180 डिग्री मान के चलेंगे। क्लियर है? तो n मेरे क्या है, कितनी भुजाएं हैं, a मेरे कितने की, उसकी लंबाई कितनी है, और मेरा पाई जो होगा मेरा वो 180 डिग्री है। ये मेरा एरिया निकालने का फॉर्मूला है किसी भी जनरल पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का। क्लियर है? बहुभुज के आंतरिक कोण, अब देखिए अगर हमारा ये रखा हो, जैसे मेरी कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं हैं, तो उसने बोला है कि जैसे बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है। यहाँ n क्या हुआ है, भुजाओं की संख्या है। तो जैसे मान लो इसको हम, जैसे हमें क्या पता है कि हमने देखा, पता था कि ट्राइंगल जो होता है उसके तीनों कोणों का संख्या क्या, अंतर क्या होता है, 180 होता है। चेक कर लेते हैं, n कितना रखेंगे यहाँ पे 3, तो 2 × 3 - 4 × 90, तो 6 - 4 × 90, तो ये क्या गया, 2 × 90 180। मतलब जो फॉर्मूला है वो सही है कि आंतरिक कोणों का योग जो होगा वो मेरा फॉर्मूला क्या कहलाएगा, 2n-4 × 90। एक बार और चेक करना है, हम रेक्टेंगल का चेक कर लेते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, 90 90 90 होता है, तो 360 होता है टोटल। चेक कर लेते हैं, n को क्या रखेंगे, 4 4 दूनी 8 8 - 4 4 4 × 90 360, तो मेरा रेक्टेंगल भी चेक हो गया। तो मेरा क्या कह रहे हैं वापस कि बहुभुज की जो टोटल इंटीरियर एंगल होता है, आंतरिक कोणों, इसको क्या कह रहे हैं, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का जो टोटल होता है, जो सम होता है, ये योग होता है, उसको क्या कहते हैं, वो कितना होता है, 2n-4 इंटू 90। क्लियर है? और जिसमें n मेरा क्या है, भुजाएं, कितनी भुजाएं मेरी इसकी। यदि एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण दिया हो, मतलब हमें एक कोण दे रखा हो कि हमें नहीं पता कि कितनी भुजाएं हैं, पर हमें एक एंगल दे रखा है कि उसके अंदर का एक कोण हमारा इतना है कि जैसे x डिग्री है या y डिग्री है या 10 डिग्री है 50 डिग्री है, तो हमें बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं वो कैसे निकालेंगे, बहुभुज कैसे निकालेंगे, 360/180 माइनस आंतरिक कोण। देखो चेक कर लेते हैं वापस, जैसे स्क्वायर है 90 डिग्री होता है, तो कितनी भुजाएं हैं नहीं पता, क्या करते हैं, 360/180 माइनस 90, 360 90, तो कितनी भुजाएं आ गई, 4, तो 4 भुजाएं 1 2 3 4। क्लियर है? ये बात कर रहे हैं हम रेगुलर की, जो भी हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम रेगुलर पॉलीगन की। क्लियर है? तो अगर कोई समभुजा, तो हमें भुजाएं कैसे निकालेंगे, 360/180 माइनस आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल। क्लियर है? अगला है, किसी समबहुभुज की भुजाओं का संख्या दे रखी हो कि कितनी साइड्स हैं, तो अब एंगल कैसे निकालेंगे, तो एंगल के क्या है, 2n-4 इंटू 90 इंटू n। हमने पहले क्या पढ़ा था, टोटल सम पढ़ा था हमने कि टोटल सम कितना होता है, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल टू n-4 इंटू 90 डिग्री पड़ा था। अब होता क्या है कि सारे जो कोण होते हैं रेगुलर के अंदर सारे बराबर होते हैं, तो n इंटू वो जो कोण है, मान लो कोई कोण है, मान लो थीटा डिग्री है, तो वो कितना बराबर हो गया, 2n-4 इंटू 90। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, थीटा ही तो निकालना है, प्रत्येक कोण ही तो निकालना है, तो थीटा क्या आ गया, 2n-4
डिवाइड बाय n गुणा 90 डिग्री। क्लियर है? तो आंतरिक कोण दे रखा, अगर हमें एक कोण दे रखा है आंतरिक कोण, ये बात ध्यान रखना, आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल दे रखा हो तो हमें नहीं भुजाएं दे रखी हो, अगर हमें भुजाएं दे रखी हो n दे रखा हो तो हमें आंतरिक कोण निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n - 4 इंटू 90 डिवाइड बाय n। क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक्सटीरियर, अब देखिए इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है, ये मेरा एंगल होता है जो वो होता है मेरा इंटीरियर एंगल्स है, ये जो एंगल है मेरा ये जो बाहर एंगल बन रहा है मेरे, ये है मेरे एक्सटीरियर तो ये जो बाहर जो बन रहे हैं वो मेरे होता है एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, बाहरी जो कोण होता है एक्सटीरियर एंगल, उनका सब जो टोटल होता है वो मेरे क्या होता है 360 डिग्री। क्लियर है? इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर मेरा क्या होता है आंतरिक कोण जो ये होता है, और एक्सटीरियर मेरे ये बाहर वाले। आगे देखेंगे आयत या रेक्टेंगल, चार सरल रेखाओं द्वारा घिरी हुई एक आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और आमने सामने की भुजाएं समान हो, कि अगर ये L है तो ये भी मेरा L होगा, अगर वो B है तो मेरा ये B होगा। एक कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। क्लियर है? परंतु लंबाई और चौड़ाई भुजाएं बराबर नहीं होंगी, L अलग है और B अलग होगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? L क्रॉस B, एरिया क्या हो गया L इंटू बी, परिमाप क्या हो गया हमारा, देखिए 2L हो गए, जहां से स्टार्ट किया L प्लस बी, L प्लस बी, तो 2 टाइम्स L प्लस बी। मेरा जाएगा 2L प्लस बी। विकर्ण मेरा क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल, इसका जो डायगोनल है वो मेरा क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमारा ये असल में क्या बना, एक राइट ट्रायंगल ही बना, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, बी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी हमारा क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर रूट, और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा वो हमारा ए स्क्वायर के बराबर होता है, तो डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया। इतना जरूरी है, ये तीन फॉर्मूले जो हैं वो हमारे काम के हैं कि एरिया क्या होता है, विकर्ण क्या होता है और परिमाप क्या होता है। क्लियर है? इसी का जो अगला केस होता है वर्ग होता है, वर्ग माने क्या होता है हमारा स्क्वायर, जो वर्ग है हमारा असल में रेक्टेंगल का ही केस है। रेक्टेंगल में क्या था कि चारों भुजाएं जो लंबाई या चौड़ाई थी वो अलग अलग थी पर चारों कोण बराबर थे, इसमें क्या होता था चारों भुजाएं बराबर होती है और कोण वही 90 डिग्री हमारा है ही है। अगले जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, चारों भुजाएं समान होती हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वहाँ पे क्या था L इंटू बी, अगर दोनों बराबर हो गया वहाँ पे इस बार ए ले लिया तो L इंटू बी था, तो A इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर, और अगर डायगोनल के टर्म में बात करें कि अगर डायगोनल दे रखा हो तो वो क्या होता है डी स्क्वायर बाई 2, ये जो हमारा a√2 दे रखा है वो क्या है हमारा डायगोनल है, तो अगर डायगोनल के बारे में बात डायगोनल की टर्म में बात करें क्षेत्रफल को तो हो जाता है डी स्क्वायर बाई 2। परिमाप क्या हो गया हमारा चारों भुजाएं, अगर यहाँ से A 2A 3A 4A, तो हमारा जो पैरामीटर होता है या जो परिमाप होता है वो क्या हो गया हमारा 4A, और जो हमारा डायगोनल है वो हो गया हमारा a√2, वो कैसा आया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी क्या हो जाएगा a√2। क्लियर है? अगला है हमें वृत्त। वृत्त क्या होता है सर्कल, कि एक वर्गाकार रेखा जिस पर स्थित सभी बिंदुओं केंद्र बिंदुओं समान दूरी पर, मतलब कि अगर मैं यहाँ से इस O पे खड़ा हो जाऊं और मैं कहीं पे भी देखूं इसकी चारों तरफ
जो दूरी होगी इस आकृति की वो बराबर होगी r मेरा रेडियस होगा, तो हर जगह मेरे लिए r दूरी पर वो बिंदु जो केंद्र बिंदु है उससे सारी रेखाएं मेरी दूर होंगी, तो घिरी आकृति को वृत्त कहते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो चारों तरफ r डिस्टेंस में वो पूरा एरिया कवर्ड है। परिधि कैसे निकालेंगे? परिधि क्या हो गया हमारा इसका? सरकमफ्रेंस। अगर मैं इस परिधि का हूँ या इसको परिमित जो परिमाप कह रहा था जो मैं मतलब पैरामीटर, वो एक ही बात है। बस वृत्त या सर्कल के केस में क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कह देते हैं। तो परिधि क्या होता है? 2πr, जिसमें मेरा r क्या होता है? रेडियस होता है। रेडियस मेरा क्या होगा? वो दूरी केंद्र बिंदु से। क्लियर है? और पाई, अगर पाई हो, देखो अगर पाई हमें दे रखा हो कि 3.14 तो 3.14 लेंगे, वरना हम 22/7 लेंगे, क्योंकि जो केसेस होते हैं उनमें या तो 22 कट जाता है या 7 कट जाता है। तो हम पाई क्या लेंगे? 22/7, क्योंकि दोनों की लगभग वैल्यू जो होती है वो एक जैसी होती है। क्षेत्रफल क्या होता है? πr², कि पूरा एरिया कितना कवर किया? πr²। और व्यास क्या हो गया हमारा? जो इसका डायमीटर होता है, जो हमारा डायमीटर क्या हो गया? 2r, 2 × r, उसको क्या कहते हैं? डायमीटर, वो हो गया 2r। क्लियर है? अर्धवृत्त, अगर अभी जो सर्कल था मेरा पूरा था, अब मेरा क्या हो गया? आधा काट दिया उसको, तो देखिए क्षेत्रफल मेरा क्या हो जाएगा? पहले क्षेत्रफल कितना था? πr² था, तो इस बार क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr²/2। पर परिधि जो होगी मेरी वो नहीं होगी, कि पहले क्या था? 2πr, इस बार πr नहीं होगी। क्यों? क्योंकि πr तो मेरी क्या थी? 2πr तो पूरे की थी, तो πr तो मेरी ये हो गई, पर मेरे साथ में ये भी तो है, तो मेरा r + r, तो πr + 2r। क्लियर है? जो हमारा लिखा हुआ है असल में 36/7 r, तो अगर हम इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 36/7 r आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये क्या है? 22/7 है और वो 2r है, तो अगर इसको लिखोगे तो 36/7 r। पर आसान रहेगा ये कि πr + 2r, क्योंकि बड़ा जो पूरा सर्कल था, वृत्त था, उसका क्या था? 2πr था। आधे का क्या हो जाएगा? πr, पर साथ में जो 2r हमारे और चल रहे हैं वो आ जाएगा हमारा, तो अर्ध का क्या हो जाएगा? πr + 2r। क्लियर है? तो क्षेत्रफल हमें पता है πr²/2, पूरे का आधा, तो परिधि क्या हो जाएगा? πr + 2r। क्लियर है? और r पाई हम क्या रखेंगे? अगर दे रखा है क्वेश्चन में कि 3.14 लो तो 3.14 लेंगे, वरना हम 22/7 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमेशा 7, ये तो 22 कट जाएगा या 7 कहीं ना कहीं कट जाएगा। क्लियर है? अब त्रिज्याखंड, अभी हमने आधा देखा पूरा सर्कल का। अगर हमने बोले कि वो से कितना तक एरिया दे रहे हैं, ये भी ना हो कि हमें पता कि वो आधा है, ये 1/4 है, कितना है, तो त्रिज्याखंड दे रखा हो तो हमें निकालना हो। तो वृत्त का कोई कोणाकार भाग अर्थात 2 त्रिज्याओं और परिधि के भाग के से घिरा हुआ त्रिज्याखंड या सेक्टर, इसको कहते हैं कि सेक्टर हो। ये हमारा सेक्टर है, तो जिसका बिंदु वृत्त के केंद्र तक जाता हो, तो मतलब जो हमारा सेक्टर है ये दे रखा है। अब त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई, हमारी चाप की लंबाई क्या हो जाती है? 2πr θ/360। अब देखो ये कैसे आया? पूरा सर्किल था, जब पूरा हमारा सर्किल था 2πr, जो हमारा सर्कल में था, तो उस पर कितना एंगल बन रहा था? 360। जो हमारा सर्किल था ये पूरा एंगल कितना बनाएगा? 360 बनाएगा। है ना? अगर मेरे को अब 360 है, अगर मुझे एक एंगल 1 डिग्री बनाना हो तो कितना आएगा? 2πr/360। ये मेरा एक का हो गया। तो अगर मुझे कुछ थीटा का नहीं निकालना हो तो क्या कर दूंगा? मैं थीटा से गुणा कर दूंगा, तो 2πr θ/360 डिग्री। क्लियर है? तो त्रिज्याखंड की जो चाप की लंबाई होती है, तो ये चाप की लंबाई है वो कितनी रहेगी? 2πr θ/360। त्रिज्याखंड की जो परिधि है, जो हमारा पैरामीटर आएगा, ये तो है ही है, +2r हो जाएगा, +2r और हो जाएगा, तो 2πr θ/360 + 2r। और त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा, देखिए पहले कितना था? πr² था, जब 90 जो आधा किया, जब 180 डिग्री किया तो 2 किया था, तो πr² हो गया था। अगर 1 डिग्री के लिए निकालेंगे तो क्या होगा? πr² / 360।
अगर थीटा डिग्री के लिए आएगा तो क्या पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा डिग्री। क्लियर है? तो हमने चीज़ें कवर कर दी इसमें। हमने रेक्टेंगल कवर कर लिया, देखिए हमने स्टार्टिंग से देखे, हमने क्वाड्रिलेटरल कवर किया, फिर ट्रेपेजियम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सर्कल के अंदर सेक्टर पड़ा, सेमी सर्कल पड़ा। हमने उनके फॉर्मूले देख लिए, हमने उनका जो हमें जो दो चीज़ें एक्चुअली पूछता है, क्षेत्रफल पूछता है और दूसरा उनका जो परिमाप या परिधि होता है वो पूछता है, वो हमने इनके अंदर सब फॉर्मूले देख लिए। फॉर्मूलेज याद करें क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो डायरेक्ट वैल्यू देगा कि इसका रेडियस इतना है या इसकी साइड इतनी है या इसका एरिया कितना है। तो आपको फॉर्मूला याद करना है, डायरेक्ट सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है आते हैं इसके अंदर, इतना हार्ड नहीं होता। तो बस हमें वो चीज़ें याद रखनी है। सो हमने आज के इस वीडियो में हमने मेंसुरेशन जो क्षेत्रफल का जो 2D और प्लेन्स वाला पार्ट था हमने वो कवर कर लिया है। कोशिश हमने करी है कि इस वाले जो वीडियो में हम पूरा जो कंसेप्ट है मैंने वो आपको कवर कर दिया है कि आपको काश वो समझ कोशिश होगी, मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको वो समझ में आया हो। और जो बेसिक जो चीज़ें इनके साथ की आपको वो फॉर्मूलेज याद करने होंगे। मैं बार बार आपको इस पर एम्फेसिस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। आपको फॉर्मूला उसके याद होने चाहिए। आपको 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद हो, 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब्स याद हो। तो आगे जो अगले वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चंस होंगे हम वो करेंगे। उससे पहले आप मैं जरूर कहूँ, मैं एक बार नहीं 2 या 3 बार बोलूँगा वापस कि आपको 2 या 3 बार आप उन क्वेश्चन को याद करें, उन जो फॉर्मूलेज हैं उनको याद करें, उनको देखेंगे, वो समझेंगे वो असल में फॉर्मूला आया कैसे। फॉर्मूलेज इतने हार्ड नहीं है, बहुत बड़े फॉर्मूले नहीं, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, पर फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा हैं। पर फॉर्मूलेज इसलिए बोल रहा हूँ मैं याद करें। अभी हम जो प्रैक्टिस करेंगे तो वो फॉर्मूलेज और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि वो फॉर्मूले लगेंगे कैसे। इस एग्ज़ाम के एक्स की बुक्स की सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ऑफलाइन के लिए कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप कहाँ से, हम आपको जरूर बताएंगे कि आपको ये बुक अवेलेबल कहाँ से होंगी। इस चैनल पे हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियाँ जो इससे संबंधित हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देते रहेंगे, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।